नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, इस देश को पहुंचना कहाँ था और कहाँ पहुंचा दिया गया है। देश को तरक्की की सीढ़ियां चढ़नी थी, लेकिन 12 साल बाद देश को कन्फ्यूजन की स्थिति में पहुंचा दिया, कन्फ्यूजिया दिया है देश को, अगर देशी भाषा में कहें। और जिसका बहुत बड़ा उदाहरण ये अखबार का फ्रंट पेज है। ऊपर खबर की हेडलाइन मोदी जी की वो अपील लोगों को बता रही है, जिसमें मोदी जी ने सोना ना खरीदने की अपील की है, और उसी अखबार के आधे पेज में सोने के जेवरातों का विज्ञापन है। ये इस देश की स्थिति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, ये 5-6 डिमांड्स लोगों के सामने रखते हैं, लोगों से सेक्रीफाइस मांगते हैं, जिसमें वो कहते हैं गैस कम करो, पेट्रोल को कम खर्चो, सोना मत लो, जेवर मत लो, ये करो वो करो, घर से काम करो। लेकिन ठीक उनके भाषण के चंद मिनटों बाद उन्हीं की पार्टी के राजस्थान के मुख्यमंत्री का ये कैवलकेड देखिए, ये काफिला देखिए। इतने काफिले तो, इतनी गाड़ियां तो शायद किसी एक छोटे मोटे शहर में टोटल मिला के नहीं होंगी जितनी उनकी काफिले में चल रही है। और प्रधानमंत्री देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल मत खर्चो, घर से काम करो, बाहर मत निकलो। प्रधानमंत्री खुद ये बोलने के तुरंत बाद रोड शो करने निकल जाते हैं। और रोड शो में एक चीज़ और, चलिए उनके काफिला तो है ही है, जो पार्टी, जो प्रधानमंत्री पिछले 12 साल से हमें और आपको ये ज्ञान दे रहे हैं कि देश में जो भगवाधारी है, जो सनातनी रंग है, उस भगवे को सिर माथे पर रखना है, हमसे और आपसे तो ये अपील कर रहे हैं, लेकिन खुद गाड़ी में सवार है और भगवाधारी लोग आगे, उनके गाड़ी के आगे डमरू बजाते हुए पैदल चले हुए हैं। ये वो सम्मान कर रहे हैं भगवा रंग का, और हमसे कुछ और सम्मान चाहते हैं। ये स्थिति इस देश की हालत है, इस देश को यहाँ पहुँचा दिया है। देश का प्रधानमंत्री, जिसे ये कहना चाहिए लोगों से कि चाहे दुनिया में कुछ हो जाए, मैं हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपको तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। लेकिन ठीक 5 चुनाव बीतते ही हर बार की तरह देश का प्रधानमंत्री हमेशा त्याग जनता से मांगता है। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है, और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचा। दोस्तों, अब थोड़ी बात हमारी और आपकी भी कर लें, क्योंकि प्रधानमंत्री की इस खबर ने पूरी मार्केट को हिलाकर रख दिया। जो लोग इन्वेस्टेड नहीं थे वो सिर्फ दूसरों के पोर्टफोलियोज देखते रह गए। मैंने थोड़े दिनों पहले आप लोगों को मार्केट वुल्फ से इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया और अपनी फाइनेंशियल जर्नी में उसे फ़ायदा भी लिया। इधर सेबी लाइसेंस एक्सपर्ट आपको ट्रेडिंग में गाइड करते हैं, वो भी फ्री में। मार्केट वुल्फ एक लीडिंग सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर ऐप है, जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं मात्र 99 रुपये की लाइफ टाइम फीस के साथ। यहां पर कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस भी नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो भी आसानी से। देखिए, मैंने यहां पर पिन डालकर लॉग इन कर लिया, और इनका जो इधर फॉलो ट्रेंड है ना फीचर, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेंड्स दिखते हैं जो सबसे ज़्यादा मूविंग और प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स होते हैं। ये देखिए, मैंने बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, इंस्ट्रूमेंट चार्ट और ट्रेड डिटेल्स चेक की, ट्रेड को प्लेस किया, और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। यहाँ बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और ये ऐप की एक और खासियत है, आप यहाँ बहुत छोटे से अमाउंट से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। इस ऐप में एक इनबिल्ट फीचर भी है जिसको कहते हैं स्टॉप लॉस, जो कि आपको नुकसान से बचाता है। ये मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है, मैंने बस स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस 1476 का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी सिर्फ 3 टैप में। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। जिन लोगों ने इनके हिसाब से रिकमेंडेशन फॉलो किया, उन्होंने लगातार 3 महीने अच्छे प्रॉफिट बुक किए हैं। पिछले महीने
57,170, दूसरे महीने में 70,468 और तीसरे महीने में 59,696 का प्रॉफिट यूजर्स ने कमाया है। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात यह है कि इस रिकमेंडेशन पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसे यूज़ करना बहुत सिंपल और सिक्योर है। तो देर किस बात की, लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। बस इस वीडियो के खत्म होते ही एक बार उस पर क्लिक कीजिएगा और मार्केट वुल्फ ऐप को चेक जरूर कीजिएगा। देश का प्रधानमंत्री जनता से त्याग मांग रहा है। एक बार मांगे, दो बार मांगे, समझ में आता है। हर बार जब भी कोई समस्या आए तो त्याग हमेशा जनता ही करे, लेकिन जब दिखावे की बात हो, विदेश घूमने की बात हो, बड़ा चुनाव जीतने की बात हो, तब प्रधानमंत्री ही सब कुछ है। नोटबंदी हुई तो देश से कहा कि आप त्याग कीजिए। फिर कोविड काल आया, देश को कहा गया त्याग कीजिए, देश ने त्याग किया। फिर अब ये संकट आया है, फिर कहा जा रहा है देश से त्याग कीजिए, जबकि सिंपल कारण था। अगर प्रधानमंत्री और इस सरकार ने 2 कदम ना उठाए होते, सिर्फ 2 कदम ना उठाए होते, तो शायद आज देश में ये स्थिति ना होती। पहला कदम ये, अगर अमेरिका के दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना बंद ना किया होता तो शायद आज देश में तेल की ये किल्लत नहीं होती, क्योंकि सस्ता तेल भी मिलता और हार्मुज से जो है वो अपने ईरान जहाज़ भी ना रोकता। दूसरा, जो भारत हमेशा तटस्थ रहा, निष्पक्ष रहा, उस देश का प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पे जाता है ठीक युद्ध शुरू होने से पहले और पूरी दुनिया को संदेश दे देता है कि हम तो इजराइल के साथ हैं। तो फिर ईरान की दोस्ती छोड़ता है। नतीजा ये कि ईरान हॉर्मुज की खाड़ी बंद कर देता भारत के लिए भी। और आलम यह है कि आज 5 राज्यों के चुनाव निपटते ही देश का प्रधानमंत्री फिर से त्याग मांग रहा है देश की जनता से। तेल भी ना खरीदो, पेट्रोल भी ना खरीदो, गैस भी ना खरीदो, खाद में ना खरीदो, घर से भी ना निकलो। मतलब अब मोदी जी तय करेंगे कि हम कैसे जिएंगे। कल शायद आपको ये भी बताया जाएगा कि सुबह कितनी सांस लो, दिन में कितनी सांस लो, शाम को कितनी सांस लो। फिर ऐसे में देश के सामने जो दूसरा विकल्प है वो याद ना आएगा तो क्या याद आएगा। ऐसे में देश के सामने जो दूसरा विकल्प है वो कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम को नालायक पीएम ना कहे तो क्या कहेगा। राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए साफ कहा है कि मोदी जी ने जो कल रात जनता से त्याग मांगे हैं, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो, ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत है। 12 साल में देश के इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बचे। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं है। ये आखिरी लाइन का मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं देश की जनता के बिहाफ पे कोई डिसीजन नहीं ले सकता कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम देश चलाने लायक है या नहीं है। लेकिन ऊपर जितनी राहुल गांधी ने बातें लिखी हैं, मैं उन सब बातों से 100% सहमत हूँ। और आखिरी लाइन में अगर दम है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी के जो है अब गूदे की बात नहीं है इस देश को चलाना, उस बात पे भी दम इसलिए मुझे लगता है कि अगर लोग इस बात पे विश्वास कर रहे हैं तो इसलिए विश्वास कर रहे हैं क्योंकि जो ये बात कह रहा है वो खुद को एक बार नहीं हजारों बार प्रूव कर चुका है। 10 मई 2026 को मोदी जी देश से अपील करते हैं कि आप ये कर दीजिए। देशभक्ति का सर्टिफिकेट तो एक तो हमारे यहाँ पर ऐसे बांटा जाता है कि पूछे मत, कि ये मत कीजिए 10 मई 2026 को। लेकिन 12 मार्च 2026 को, यानी तकरीबन 3 महीने पहले, जिसको पप्पू कहते हैं, युवराज कहते हैं प्रधानमंत्री, उसने 12 मार्च 2026 को 3 महीने पहले बोल दिया था कि ये संकट आने वाला है। और जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा?
मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है। उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है, यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है, वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो जरूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी। उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी। प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए। ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी की कोई बात सच निकली है। कोविड को लेकर भी बहुत पहले बोल दिया था, लेकिन 3 महीने पहले जब राहुल गांधी ने ये बात कही थी सदन के बाहर, तब उनके पीछे पड़ गया था पूरा आईटी सेल, पूरी बीजेपी। आज चुनाव निपटते ही मोदी जी ने देश के सामने फिर मुसीबतों का पिटारा खोल दिया। और हद देखिए कि 12 साल में घिस चुके हैं, मिट चुका है, उसके बावजूद जब कोई जवाब नहीं मिलता तो फिर एक बार मोदी जी को, बीजेपी को वही नेहरू जी याद आए। आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री की इस अपील के पीछे भी नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बीजेपी की प्रोपेगेंडा सेल के चीफ अमित मालवीय क्या लिख रहे हैं? कहते हैं कि नेहरू ने अगर जिम्मेदारी निभाने की अपील करना कोई नाकामी है, तो नेहरू ने भी तो अपील की थी, कहा था कि जब भी युद्ध होता है तो असर भारत तक होता है। ये भूल जाते हैं ये लोग। तब नेहरू ने छाती पीटते हुए ये नहीं कहा था हम तो 4थे नंबर की इकोनॉमी है। ना नेहरू ने ये कहा था मैं विश्व गुरु हूँ। नेहरू ने तो कहा था कि हम गरीब देश हैं, हमें प्रोग्रेसिव सोच को पकड़कर आगे चलना है, आगे बढ़ना है। और आज देश कहाँ पर है? अगर आज की स्थिति होती तो नेहरू शायद कभी ये बात, इस तरह की अपील करते ही नहीं, क्योंकि वो अब तक सचमुच में इस देश को कम से कम नहीं तो 2 नंबर की इकोनॉमी तो पहुंचा ही चुके होते। तो ये बार बार नेहरू के साथ मोदी को कंपेयर करने का नाटक अब बीजेपी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि घिस लो, जोर लगा लो, कुछ कर लो, मोदी जी 15 बार भी प्रधानमंत्री बन जाए तो भी नेहरू का मुकाबला नहीं कर सकते। इनफैक्ट नेहरू के आधे भी नहीं पहुंच सकते मोदी जी, ये मैं लिख के दे सकता हूं। और एक बात मैंने परसों के वीडियो में कही थी, फिर दोहरा रहा हूं कि जब भी भविष्य में इतिहास की बात होगी, बीजेपी पार्टी से होने वाले प्रधानमंत्री की बात होगी, तो मोदी जी चाहे 15 बार प्रधानमंत्री बन चुके हों, लेकिन इतिहास अटल बिहारी वाजपेयी को ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा। अटल बिहारी वाजपेयी की ज़्यादा प्रशंसा आपको आने वाले इतिहास में देखने को मिलेगी। अब जब इतने हालात देश के पहुंचा दिए गए हैं, तो फिर क्या होगा? फिर जाहिर सी बात है, उम्मीद सामने वाले से बढ़ जाती है। देश की उम्मीद दरअसल राहुल गांधी से अब बढ़ने लगी है। राहुल गांधी को ये बात का एहसास शायद हो चुका है कि अब जिम्मेदारी उनकी बढ़ने वाली है। अब सिर्फ बीजेपी से लड़ना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। बात सिर्फ वहाँ तक नहीं है कि विपक्ष को इकट्ठा करें, नहीं, बात अब उससे आगे बढ़ चुकी है। अब राहुल गांधी की जिम्मेदारी इस कदर बढ़ गई कि अब उसे देश के सामने एक अल्टरनेट विजन भी पेश करना होगा। क्यों आप कहते हो कि बीजेपी को हम हराएंगे? हराएंगे तो हराने के बाद क्या करोगे?
ये आपको विजन देश के सामने रखना होगा। विपक्ष को तो इकट्ठा करना ही है, वो अलग बात है, पार्टी को मजबूत करना वो अलग बात है, लेकिन अल्टरनेट विजन रखना भी बेहद ज़रूरी है। अल्टरनेट विजन नहीं रखेंगे तो लोग बातों पे विश्वास नहीं करेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अब जो दुश्मन है या जो मोदी जी के भक्त हैं वो भी इधर मुरीद होते नज़र आ रहे हैं। राहुल गांधी के मुरीदों की लिस्ट भी बढ़ रही है। एक सोशल मीडिया पे, एक ट्विटर पे एक ट्वीट काफ़ी लोगों को पसंद आया, लोगों ने उसको काफ़ी सराहा और उसका काफ़ी जिक्र किया, और वो ट्वीट है राहुल गांधी के जो म्यूचुअल फंड एडवाइज़र है उनका। उन म्यूचुअल फंड एडवाइज़र का नाम है मुथ्थू कृष्णन धांदापानी, मुथ्थू कृष्णन धंदापानी। इन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें इन्होंने लिखा कि वो 2014 से 24 तक स्ट्रॉन्च मोदी भक्त रहे हैं। मोदी की हर बात उनके लिए पत्थर से लिखी लकीर थी, लेकिन किसी ने उनका नाम राहुल गांधी को सुझाया था उनके जो म्यूचुअल फंड है उसको हैंडल करने के लिए, तो वो राहुल गांधी का म्यूचुअल फंड भी साथ ही साथ हैंडल कर रहे थे। लेकिन पिछले 14 साल से वो कह रहे हैं कि मैंने कभी राहुल गांधी को अपनी डिग्निटी से नीचे उतरते नहीं देखा। दूसरी तरफ उन्होंने मोदी की हर बात को अब झूठा पाया है। और देखिए बड़प्पन, देखिए राहुल गांधी का बड़प्पन, राहुल गांधी का इससे झलकता है कि उन्होंने पॉलिटिकल उसके लिए जो है अपने मुथ्थू कृष्णन जी को कोई कमेंट नहीं किया। मजाक में सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि मुथ्थू जी आपके जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं वो आपके अपने हैं, बट मेरे जो रिटर्न्स हैं इन्वेस्टमेंट के उसको बढ़ाने को स्पीड अप कर दीजिए। सोच सकते हैं मोदी जी के स्टॉन्च भक्त को उन्होंने अपना म्यूचुअल फंड एडवाइज़र रखा है, और उसके बावजूद जो वो कह रहे हैं, अब दिख रहा है कि वो राहुल के मुरीद हैं, फिर भी वो कोई पॉलिटिकल स्कोर सेटल नहीं करना चाहते मोदी जी की तरह, जहाँ पर वो सरकारी फंक्शन में भी सिर्फ कांग्रेस 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 करते रहते हैं। दूसरी तरफ एक और आपको गोदी पत्रकार चैनलों पे दिखते होंगे, हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्षवर्धन त्रिपाठी भी कल के मोदी जी के जो ऐलान है उस पर देखिए ना डिफेंड कर पा रहे हैं और ना उसको क्रिटिसाइज़ कर पा रहे हैं, तो कैसे बीच में फंस गए हैं ये भक्त पत्रकार भी। वो लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील सामान्य नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करना लगभग असंभव सा हो रहा है। ये भी सही है कि चुनाव के समय सरकार बनने पर कोई असर ना पड़े, इस वजह से ये बात उस तरह से कहने से बचा गया। लेकिन ये सच यही है, सोना खरीदने वाली बात पर तो मैं पूर्णतः सहमत हूँ। चलिए आगे कुछ भी लिख रहे हैं। इस ट्वीट में हर्षवर्धन त्रिपाठी के ट्वीट पे 2 लाइनें बहुत गहरी हैं और बहुत खतरनाक हैं। पहला उन्होंने लिखा कि वो मान रहे हैं कि ये ऐलान पहले इसलिए नहीं किया गया, नहीं तो 5 राज्यों के चुनाव पर इसका असर पड़ जाता। यानी कि मोदी जी बीजेपी के लिए हम और आप सिर्फ एक कूड़ेदान में पड़े कूड़े के ज़्यादा कुछ नहीं है। हमसे ज़्यादा ज़रूरी चुनाव जीतना है, चुनाव ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा, हर्षवर्धन त्रिपाठी क्योंकि ये मोदी जी के खास भक्त हैं, हर जगह उनको डिफेंड करते हैं, जब वो लिख रहे हैं कि मोदी जी की इस अपील से सीधा अर्थ है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करना लगभग असंभव सा हो रहा है, लगभग असंभव सा हो रहा है, ये ज़्यादा अलार्मिंग है। यानी बहुत जल्द इस देश में पेट्रोलियम पदार्थों के क्राइसिस होने वाला है। यानी हमें और आपको फिर एक बार, तीसरी बार कह रहा हूँ, फिर तीसरी बार हमें मुसीबत में ढकेला जा रहा है। पहले नोटबंदी के नाम पर, फिर कोविड के नाम पर, और अब इस युद्ध के नाम पर। और अगर यही चीज़ जब राहुल गांधी 12 मार्च को कह चुके थे, प्रधानमंत्री ने उसी वक्त लोगों से ये अपील कर दी होती, तो शायद आज ये स्थिति ना आती, इतनी भयावह स्थिति ना आती जितनी अब दिख रही है। क्योंकि लोग अब तक तैयार हो चुके होते, इसका कोई ना कोई सल्यूशन निकल चुका होता। लेकिन नहीं, 5 राज्यों के चुनाव जो थे, बंगाल जीतना था, असम जीतना था, तो भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। उस फॉर्मूले पर
पहले चले और चुनाव खत्म होते ही तुरंत लोगों के सामने फिर गिड़गिड़ाने लगे। ये इस देश की सरकार है, ये इस देश का फिलहाल सिस्टम चल रहा है। और दूसरी बात जो मैंने शुरू में दो आपको बताए, अगर रशिया से तेल लेना बंद ना किया होता और अगर इजराइल के साथ दोस्ती के चक्कर में इस देश का मटिया मेट ना किया होता तो भी आज देश इसी मुसीबत में नहीं फंसता। मुझे याद है कि मार्च में शायद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जब इसी तरह की अपील अपने देश से की थी तो इस देश की गोदी मीडिया और इस देश के सरकारी तंत्र ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया था, कहा था दिवालिया होने की कगार पर पाकिस्तान है। लेकिन शहबाज शरीफ ने वक्त रहते लोगों को जागरूक कर दिया। सरकार अब भारत सरकार कर रही है। अब शायद पाकिस्तान के लोग यही मजाक उड़ा रहे होंगे। देश खामोश है लेकिन देश बेवकूफ़ नहीं है। ये बात अच्छी तरह से गांठ बांध लेनी चाहिए अब इस सरकार को और इस सरकार को चलाने वाली पार्टी को। खामोशी के पीछे छुपी चिंगारी को नहीं समझ पा रही है ये पार्टी। खामोशी के पीछे छुपे गुस्से को नहीं समझ पा रही है। छोटा सा उदाहरण तमिलनाडु में मिला है, छोटा सा उदाहरण। वो चिंगारी ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी, लेकिन उस ज्वाला को किस ओर ले जाना है, उसे क्या डायरेक्शन देनी है, इसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी के पास है, राहुल गांधी के कंधों पर है। क्योंकि आज की डेट में कोई भी नज़र दौड़ा लीजिए चारों तरफ, बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल, आम आदमी पार्टी, हर पार्टी में मोदी का अल्टरनेट सिर्फ और सिर्फ एक है, उसका नाम है राहुल गांधी। मोदी का अल्टरनेट अमित शाह भी नहीं है, मोदी का अल्टरनेट योगी आदित्यनाथ भी नहीं है, मोदी का अल्टरनेट ममता भी नहीं है, केजरीवाल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है मोदी का अल्टरनेट। इसलिए राहुल गांधी के कंधों पर 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 10 गुना जिम्मेदारी बढ़ गई है। जाते जाते फिर याद दिला दूं, मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पर उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, जाइए, क्लिक कीजिए और अपना सफ़र शुरू कीजिए। और मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन एक गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राय बेहद बेहद महत्वपूर्ण है और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।